हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग मेरे साथ फिर से सीखने वाले हैं वही चैप्टर जो हम कल छोड़ के गए थे, एंड दैट वाज एडवर्ब। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज़, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। सुबह की क्लास जो अभी तक आपको मिल रही थी वोकैबुलरी को लेकर, वो अभी कुछ दिन तक इर्रेगुलर रहेगी। मीन्स हो सकता है 2 दिन में एक बार आ जाए, 3 दिन में एक बार आ जाए, कुछ खास रीजंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आई एश्योर यू कि वो क्लासेस भी रेगुलर होंगी। ठीक है, तो वो शाम को किसी सुबह वाली जो क्लास है वो किसी फिक्स रीजंस की वजह से एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। अदरवाइज यू विल गेट द ओल्ड क्लासेस, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, यू विल गेट द क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। और आप लोगों से पहले ही एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, शायद बाद में जो बोलता हूँ तब तक काफ़ी लोग जा चुके होते हैं। आप इस वीडियो पे आए हैं, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। जब तक आप इसे लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा और कैसे आप अगले दिन की क्लास में आज की क्लास को जोड़ पाओगे, तो ये भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप अपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। हमने कल एडवर्ब की कुछ काइंड्स सीखे थे। जो काइंड्स हमने सीखे थे वो एडवर्ब के 4 काइंड्स हमने सीखे थे। मैं आपको बता देता हूँ। पहला था हमारे पास में एडवर्ब ऑफ मैनर, एक था एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक था एडवर्ब ऑफ टाइम। इन तीनों के बारे में हमने समझा कि सेंटेंस के लास्ट में रहते हैं, सेंटेंस के सबसे आखिर में यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ हमने एक और जानी कि अगर ये तीनों या फिर एक से ज़्यादा तरह की एडवर्ब एक सेंटेंस में आ जाए तो उनके आने का सीक्वेंस क्या होगा, एम्पटी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने सीखा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में 2 तरह की एडवर्ब्स हमने निकाली, एक ऐसी एडवर्ब्स जो पॉजिटिव मीनिंग रखती हैं और एक ऐसी एडवर्ब जो नेगेटिव मीनिंग रखती हैं। ठीक है, तो उनकी पोजीशन क्या होगी वो सब हमने कल सीखी। आज शुरू करते हैं आगे से, और देखिए कितने कितने काइंड्स हैं। आज हम काइंड्स पढ़ने के बाद में कल से इनके यूसेज भी शुरू कर देंगे, बट आज मैं आपको 1-2 यूसेज तो ज़रूर बता के जाऊंगा। एडवर्ब का वो प्रैक्टिकल पार्ट जिसकी आपको ज़रूरत है वो आज क्लास में शामिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो कल हमने 4 सीख लेते, 5वें नंबर पे एडवर्ब का जो काइंड आता है वो हम समझ सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री से मतलब क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ डिग्री से मतलब है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का लेवल कम या ज़्यादा आप बता रहे हो, यानी कि उसका लेवल बढ़ा रहे हो, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो। इसी को कुछ जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको कुछ शब्द लिखे हुए मिलते हैं, जैसे कि वेरी। क्या फ़र्क पड़ा इस चीज़ से? ये एडवर्ब क्या कर रही है, किसी भी चीज़ की डिग्री को इंक्रीज़ कर रही है, क्वांटिटी को बढ़ा रही है। अगर मैं कहूँ आई एम बिजी, तो इस सेंटेंस में बिजी होना अपने आप में क्या हुआ दोस्तों, एडजेक्टिव। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिख दूँ वेरी, तो ये वेरी क्या करेगा, इस बिजी होना की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि बहुत बिजी। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो आपको अच्छा लगता है, मैं कहूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, आप कहो नहीं 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 शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये वेरी क्या कर रहा है, इसी चीज़ की डिग्री को बढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द हैं। और वेरी हो सकता है, या फिर अगर मैं कहूँ एक्सट्रीमली हो सकता है, एक्सट्रीमली। ठीक है, हम इन पे चर्चा करेंगे बाद में, इनके शब्दों के यूसेज हम डायरेक्ट यूज़ करना सीखेंगे। फिर आती है आपके पास 5वें नंबर पे छठे नंबर पे एक और एडवर्ब का काइंड, और वो होता है एडवर्ब ऑफ लाइक डिग्री हुआ। एंड फिर आता है अफर्मेशन। कौन सा दोस्तों? अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? अफर्म करना मतलब किसी भी चीज़ के लिए हाँ कहना। अफर्मेटिव आपने सेंटेंसेस बनाए होंगे, यानी कि जिनमें नॉट यूज नहीं होता, उन्हीं को आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहा है। अब यहाँ पर मैंने कहा अफर्मेशन तरह की एडवर्ब, आप जिन शब्दों से अफर्मेट कर देते हो, किसी भी चीज़ को अफर्म करते हो, वो शब्द अपने आप में एडवर्ब का फंक्शन करते हैं। जैसे कि कभी कभी आप कहते हो यस, कभी कभी आपको यह कहने का मन करता है, या फिर कभी कभी आप एकदम से ही छोटा या करके बोलते हो, या फिर इसी को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कहना चाहें तो कभी कभी आप ऑफ कोर्स करके कहते हो। तो किसी भी तरीके से इन शब्दों को यूज़ किया जा सकता है। जिन भी चीज़ से आप क्या करोगे, आप ये कहना चाह रहे हो कि बात किसकी है, हाँ की, आपने हाँ कह दी है। आप कहने को जैसे कि इसमें श्योर भी शामिल कर सकते हो, श्योर। आपने मुझसे पूछा सर वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई वुड से श्योर। तो श्योर मेरा क्या है, ये शब्द अपने आप में क्या कह रहा है कि हाँ मुझे कॉफ़ी पीनी है। सो ये क्या है, अफर्मेशन दे रहा है। तो यही शब्द अपने आप में अफर्मेशन के एडवर्ब हुए। 7वें नंबर पे आता है, अगर अफर्मेशन है तो जाहिर सी बात है निगेशन भी होगा। क्या होगा, निगेशन।
निगेशन होने का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का नहीं, आपने मना किया, मना के लिए आप कहते हैं नो, कभी कभी आप कहते हैं नो, या फिर कभी कभी आप कह सकते हैं ना, ऐसे कोई भी शब्द। या फिर मान लो कि आप कहो नेवर, जैसे कि मैं कहूँ वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू would you like to try some drugs, you go no, never, you said never। तो never अपने आप में क्या कह रहा है, उस चीज़ के लिए निगेट करने का काम कर रहा है। निगेट करना यानी कि किसी भी चीज़ के लिए मना करना। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो एक और आ जाओ। अब इसके बाद में देखते हैं 8वें नंबर पे किस तरह की एडवर्ब आती है। बहुत जल्दी हम काइंड्स कवर कर लेंगे और उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इनके यूसेज को समझने की। तो 8वें नंबर पे जो एडवर्ब आती है वो हुई आपकी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ आपको पता ही है। अरे भाई किसी भी चीज़ के साथ तुलना करना, एडजेक्टिव में आप मेरे साथ सीखते हुए आए हो, सीखा है कि नहीं सीखा है। तो कंपैरिजन, जिन शब्दों को आप एडजेक्टिव के अंदर यूज़ कर रहे थे, जिनसे आप कंपैरिजन कर रहे थे, कुल मिलाकर वो किसी एडजेक्टिव की तो बात कर रहे थे। जैसे कि आपने कहा सो ब्यूटीफुल, तो सो, ठीक है। या फिर आपने कहा एज ब्यूटीफुल, या फिर आपने कहा मोर ब्यूटीफुल, तो ऐसे, या फिर लेस कर सकते हो। ये सारे के सारे शब्द अपने आप में क्या हैं, एडवर्ब ही तो हैं। अरे भाई एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि ये किसको क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद आने वाले एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, इसीलिए क्या है, अपने आप में एडवर्ब हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। और अगर नेक्स्ट पे मैं बात करूँ, एक और काइंड देख लेते हैं इसका। एक और काइंड हुआ इसका एडवर्ब ऑफ कंडीशन। देखो कंडीशन का मतलब हुआ शर्त, ठीक है। कभी कभी अगर मैं कहूँ इफ़ यू लर्न इंग्लिश यू वुड गेट द जॉब। लो जी, बड़ा ही आसान शब्दों में मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है मैंने, इफ़ यू लर्न इंग्लिश यू वुड गेट द जॉब। अगर आप अंग्रेज़ी सीखते हो तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। अरे भाई बिल्कुल ठीक बात है। एक देखो इस सेंटेंस के अंदर ये इफ़ अगर नहीं होता, यू लर्न इंग्लिश यू वुड गेट द जॉब, तुम इंग्लिश सीखो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, यानी कि अब भाई तुम सिर्फ ये काम करने का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ इफ़ अगर मैं समझूं तो इफ़ की वजह से ये वाली बात क्या है, एक तरह की शर्त बन जाती है। क्या बन जाती है? शर्त, कंडीशन। अगर कंडीशन पूरी होगी तो इसका आने वाला जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट पूरा होगा, ठीक है। कंडीशन का फ़र्क रिजल्ट पे पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखते हो तो जॉब नहीं मिलेगी, इसका मतलब तो यही हुआ। अरे यही तो हुआ, ठीक है। तो यानी कि इफ़ या फिर ऐसे बहुत सारे और भी शब्द आपको मिल जाएंगे, यूसेज के अंदर ही हम इनको डायरेक्ट सीखेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ काइंड्स जो एडवर्ब के थे, पूरे हो गए होंगे। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर बढ़ चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलो देखो, एडवर्ब को हमने समझना है। हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो जनरल इंग्लिश ना होकर कौन सी इंग्लिश है दोस्तों? फंक्शनल इंग्लिश। कौन सी? फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल शब्द बना है इस शब्द से, फंक्शन से, और फंक्शन का मतलब होता है उसका काम किस तरह से फंक्शन करता है, यानी कि उसका यूज़ कैसे हुआ। तो डिपेंड करता है आपने शब्द को कैसे यूज़ किया है, उसके हिसाब से ही आप उस शब्द का ग्रामर प्रोफाइल तय करते हो कि वो शब्द अपने आप में आखिर में है तो है क्या, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने कहूँ ओनली, अगर मैं लिखूं रमन लाइक्स आइसक्रीम ओनली, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अच्छा चलो एक काम करता हूं, मैं और लिख देता हूं आपके सामने, रमन लाइक्स ओनली आइसक्रीम। दोबारा बदल देते हैं, रमन
ओनली लाइक्स आइसक्रीम। अगर मैं लिखूं ओनली रमन लाइक्स आइसक्रीम, तो इन सभी शब्द भी जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं, हर सेंटेंस में अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस ओनली की वजह से इस ओनली की ही पोजीशन चेंज हो रही है। इस ओनली की पोजीशन चेंज होने से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये किस तरह से शब्द फंक्शन कर रहा है, वो हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहले सेंटेंस का जो मतलब है वो क्या है, रमन लाइक्स आइसक्रीम ओनली। भाई रमन सिर्फ क्या करता है, आइसक्रीम को पसंद करता है। रमन आइसक्रीम को पसंद करता है, ठीक है, मतलब इसके अलावा रमन कोई दूसरी चीज़ पसंद नहीं करता। ठीक है, रमन इसके अलावा किसी भी दूसरी चीज़ को, या फिर मैं कहूँ वो कुछ और नहीं करता। रमन लाइक्स आइसक्रीम ओनली, वो सिर्फ क्या करता है, आइसक्रीम को पसंद करता रहता है। ठीक है, इसका मतलब निकला ये। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये शब्द अपने आप में किसको बयां कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने वाला शब्द अपने आप में, देखो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द हुए एडजेक्टिव, उसके अलावा जो कुछ रह गया सभी के चीज़ों को क्वालिफाई करेगा वो शब्द अपने आप में क्या होगा दोस्तों, एडवर्ब होगा। आ जाओ अगले सेंटेंस पे, लिखा हुआ है रमन लाइक्स ओनली आइसक्रीम। तो रमन को सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम के अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं है। यहाँ पर क्या था कि रमन एक ही काम करता है, सिर्फ आइसक्रीम को पसंद करना। इसके अलावा रमन ना तो खाना खाता है, ना सोता है, ना उठता है, ना पढ़ता है, कुछ नहीं, वो सिर्फ आइसक्रीम पसंद करता है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम को पसंद करता है, आइसक्रीम के अलावा किसी और चीज़ को पसंद नहीं करता। यहाँ पर ये ओनली किसकी बात कर रहा है, इस आइसक्रीम की। आइसक्रीम अपने आप में यहाँ पर हुआ नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या हुए, एडजेक्टिव। देखो यही शब्द हमने कहा फंक्शनल इंग्लिश, जब ये शब्द फंक्शन कर रहा है किसके लिए, सेंटेंस के लिए, तो ये एडवर्ब हुआ। जब ये नाउन के लिए फंक्शन कर रहा है तो यही शब्द अपने आप में एडजेक्टिव बना। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है रमन ओनली लाइक्स आइसक्रीम। रमन सिर्फ आइसक्रीम को पसंद करता है, मतलब उसे खाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पसंद करता है, ना तो ख़रीदता होगा ना खाता होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पसंद करता है। अब ये ओनली फंक्शन कर रहा है लाइक्स के लिए। लाइक्स यहाँ पर अपने आप में वर्ब है, और आप जानते हो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द अपने आप में क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये फिर से एडवर्ब बना, एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। अब देखो ओनली रमन लाइक्स आइसक्रीम, सिर्फ और सिर्फ रमन आइसक्रीम पसंद करता है, इसका मतलब रमन के अलावा कोई और आइसक्रीम पसंद नहीं करता। वही शब्द पोजीशन बदली, सेंटेंस का मीनिंग बदला और ग्रामर की प्रोफाइल बदली। ये ओनली इस बार सिर्फ और सिर्फ रमन की बात कर रहा है। रमन अपने आप में अगर नाउन है तो ये ओनली शब्द अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव। समझ में आई या नहीं है बात। अब देखो यहाँ से एग्ज़ाम आपसे कुछ सवाल पूछता है, ठीक है, यहाँ से एक तरह का सवाल बनता है, बहुत ही खूबसूरत सवाल बनता है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसे आंसर करेंगे अभी के अभी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करें ताकि देखा जा सके बाद में भी। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, मिटाया है वो चीज़ें आप बैक जाकर वापस भी देख सकते हैं बाद में। देखिए अगर मैं कहूँ ये सेंटेंस है आपके सामने, लिखा हुआ सेंटेंस क्या अपने आप में ठीक है। आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और बताएं क्या लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में ठीक है। विशाल ओनली न्यू द राइट आंसर, देयरफॉर एवरीवन एप्रिशिएटेड हिम। बताएं सेंटेंस क्या सही होगा, या फिर ये सही है अपने आप में, इसमें कोई किसी तरह की एरर नहीं है, कोई दिक्कत। अरे सोचो और बताओ, आंसर दो ना भाई। हाँ,
चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर देखो विशाल ओनली न्यू द आंसर, इस ओनली को अगर मैं बात करूं तो ये बात कर रहा है न्यू। विशाल केवल आंसर जानता था, विशाल केवल आंसर जानता था, इसीलिए सभी ने उसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, ये तो मतलब बन रहा है इसका, वो सिर्फ और सिर्फ आंसर जानता था, ऐसा कोई मीनिंग इसका निकल नहीं रहा है कि उसने आंसर दिया नहीं। लेकिन अगर इस ओनली की पोजीशन यहाँ से हटाकर इस जगह पर कर दी जाए और सेंटेंस हो ओनली विशाल, ओनली विशाल न्यू द राइट आंसर, ये दी दो बार हुआ, सॉरी, ओनली विशाल न्यू द राइट आंसर देयरफॉर एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ विशाल को ही पता था सही जवाब क्या है, इसीलिए हर किसी ने उसकी तारीफ की, सिर्फ विशाल को पता था। इस ओनली की पोजीशन यहाँ ना होकर यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई ये बात? नहीं समझ में आई? अरे भाई यहाँ पर आपको एडवर्ब की नहीं, ज़रूरत किसकी थी, एडजेक्टिव की। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो मतलब वही है, मतलब वो नहीं है। जब मैंने कहा विशाल ओनली न्यू दी आंसर, विशाल को सिर्फ जवाब पता था लेकिन उसने लिखा बताया नहीं। लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा, ओनली विशाल न्यू दी आंसर, सिर्फ विशाल को सही जवाब पता था, इसीलिए हर किसी ने उसकी अप्रिशिएट की। यानी कि विशाल के अलावा किसी को नहीं पता था। ये बात कैसे पता चलेगी किसी को भी कि विशाल के अलावा किसी को नहीं पता, कैसे पता चल सकती है बताओ? तभी ना जब वो आंसर कर दे। तो यानी कि यहाँ पर इसकी पोजीशन जो हुई ओनली की, वो सेंटेंस के यानी कि इस विशाल से पहले की जाए। नहीं समझ में आया? चलो एक और दूसरा सेंटेंस लिख देता हूँ। अगर मैं कहूँ आई ओनली eat food when I am hungry। सेंटेंस पढ़िए, मैं सिर्फ खाना खाता हूँ जब मुझे भूख होती है। मैं सिर्फ खाना खाता हूँ जब मुझे भूख होती है, यानी कि कुछ और नहीं खाता, मैं कुछ और नहीं खाता। इसका मतलब ये तो हुआ आई ओनली ईट फूड, मैं सिर्फ खाना खाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं जब मुझे भूख होती है। अरे भाई तो समझो हर कोई इंसान तभी खाना खाता है। अब समझो ओनली ईट फूड, हर इंसान जब खाता है तो वो खाना ही तो होता है, लेकिन क्या इसकी जगह यहाँ पर होनी चाहिए? अरे भाई इसको बदल के देखो, यहाँ पर लगा के देखो, आपको समझ आएगा। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ओनली व्हेन आई एम हंग्री, सिर्फ तब जब मुझे भूख हो। यानी कि जब भूख नहीं होती ना, तब बेवजह मैं खाना नहीं खाता, भूख लगने पे ही खाना खाता हूँ। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। नहीं समझ में आया अभी भी आप कहें तो एक बार दोबारा इसको एग्जाम्पल लिया जा सकता है, या फिर समझ में आ गया होगा? अरे आ गया होगा ना? चलो बढ़ चलते हैं अपने थोड़े से और आगे, और मैं आपके सामने अब लिखने वाला हूँ कुछ खूबसूरत से सेंटेंसेस। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सारे सेंटेंस आपको पसंद आएंगे और इनको अटेम्प्ट ज़रूर करना है, इनको अटेम्प्ट ज़रूर करना है दोस्तों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता रहूँगा कंसेप्ट, आप साथ साथ आंसर करने की कोशिश करें। सेंटेंस नंबर फर्स्ट,
ये कुछ ब्लैंक्स हैं आपके सामने और एडवर्ब के सही यूसेज की बात आती है एसएससी में। यहाँ से क्लोज टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिलर्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं एनडीए, नेवी, सीडीएस और लाइक एयरफोर्स जैसे एग्जाम के अंदर। तो चलिए अब इनको समझते हैं। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर जो चॉइसेस हैं वो आपकी वो रही, एक तो है आपकी सबसे पहली चॉइस वेरी और एक चॉइस है आपके पास मच। इन दो में से कोई एक शब्द आपको किसी भी ब्लैंक में भरना है। चलिए शुरू कीजिए अपनी तुक्केबाजी या फिर अगर आपको पता है तो विद रीज़न आप आंसर करने की कोशिश करें। और अब आंसर देने के बाद में आप कोशिश करना कि आप मैच करा पाएँ। मैच कराना है यानी कि क्या आंसर मैंने दिया सही है तो वेरी गुड, और अगर गलत है तो किस रीज़न से है और क्या रीज़न आपको मिल रहा है उसे गलत ठहराने का और क्या उसकी जगह पर सही हो रहा है। हर चीज़ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है, तभी जाकर बात बनेगी। चलिए आप अपनी चॉइसेस लिख चुके होंगे अभी तक। जब मैं लिख रहा था तब भी शायद आपने पढ़ तो लिया ही था, अब आपको सिर्फ दो शब्दों को जचाने का काम करना था। आइए मेरे साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने चॉइसेस दी थी दो, कौन कौन सी, एक तो दी थी वेरी की और दूसरी चॉइस थी मच की। ये दो चॉइसेस मिली दोस्तों आपको। अगर बात आती है वेरी की तो वेरी, ये दोनों ही शब्द अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और जब आप इन्हें एडवर्ब की तरह से यूज़ कर रहे हो, एडवर्ब ही है वैसे ये, और जब आप इन्हें एडवर्ब की तरह से यूज़ करते हो तो ध्यान रहे हमेशा वेरी के बाद आने वाला शब्द हमेशा अपने आप में क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप इन दोनों को पार्टिसिपल्स के साथ ऐड कर सकते हो। चलो थोड़ी सी बात आपको समझानी पड़ी मुझे कि पार्टिसिपल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। दोस्तों पार्टिसिपल्स की अगर आप बात करते हो तो ये एक्चुअल में होते तो कितने हैं, तीन तरह के हैं, बट मैं अभी आपको दो बता रहा हूँ, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें, ये होती हैं वर्ब के साथ लगा हुआ आईएनजी का रूप। ऐसी वर्ब का आईएनजी जो फंक्शन किसका करती है, एक एडजेक्टिव का करती है। किसका फंक्शन करती है, एडजेक्टिव का। वर्ब के साथ जुड़ा हुआ आईएनजी का वो रूप जो किसका फंक्शन करे, एडजेक्टिव का, यानी कि वो वर्ब का नहीं, ठीक है, उसे कहा हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वो वर्ब का नहीं, काम करे किसका, एडजेक्टिव का। अब समझिए वर्ब की कोई भी फॉर्म अगर फंक्शन करती है एडजेक्टिव का तो वो अपने आप में एक पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। प्रेजेंट पार्टिसिपल होना मतलब कि वर्ब की वो फॉर्म जो किसे फंक्शन करे, एडजेक्टिव की तरह से, आईएनजी के साथ उसे प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ उसे पास्ट। आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ एडजेक्टिव की तरह से वर्ब, मैं आपके सामने एक छोटा सा लिखूँ। अगर मैं लिखूँ प्ले का मतलब हुआ क्या, खेलना, प्ले का मतलब खेलना। लेकिन अगर मैं कहूँ प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार, ठीक है, प्लेइंग गिटार। गिटार अपने आप में क्या है, नाउन। इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये प्लेइंग शब्द अपने आप में क्या हुआ, ये शब्द अपने आप में हुआ एडजेक्टिव। गिटार बजाना, गिटार का बजाना, ठीक है दोस्तों। आप दूसरे तरीके से देख सकते हो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने मूवी देखी होगी एक बड़ी खूबसूरत सी, पीके। अरे बिना पीए मतलब मूवी का नाम पीके, भाई पीके आप क्यों देखोगे आपने एक मूवी देखी होगी पीके, ठीक है, आमिर खान वाली। उस मूवी के अंदर आपने एक चीज़ देखी थी, क्या, कार। अच्छा कार नहीं, कौन सी कार थी बताओ तो एक बार। आपने कहा सर डांसिंग कार। कौन सी कार, डांसिंग कार। तो भाई डांस करना अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। लेकिन ये शब्द यहाँ पर डांसिंग कार, हिलती नाचती हुई कार, नाचती हुई कार यानी कि कार नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये वर्ब का वो रूप जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अपने आप में प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। समझ में आई तो बात, ठीक है।
ठीक इसी तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो एडजेक्टिव की तरह से, वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। आई होप अब आपको ये वाली चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, चलो इसके लिए भी लिख देता हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे, अरे भरे पड़े हैं, ठीक है, अलग से समझाने की मुझे वैसे ज़रूरत ही नहीं थी, सेंटेंस में ही मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मच आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास हो पास्ट का पार्टिसिपल। चलो आ जाओ देखते हैं। दिस लॉकडाउन इज़ थ्रिलिंग, तो थ्रिलिंग अपने आप में, थ्रिल अपने आप में एक वर्ब हुआ, वर्ब का भी फंक्शन है, ठीक है, रोमांच से भर जाना, ठीक है। और थ्रिल का क्या कर रखा है, आईएनजी फॉर्म, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आपने क्या यूज़ किया दोस्तों, वेरी। अगले सेंटेंस में देखो, राकेश वॉज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट अपने आप में एक वर्ब हुई, ईडी लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अरे थर्ड फॉर्म ही तो है। और अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये यूज़ किसके लिए हुई, राकेश। राकेश था एग्जॉस्टेड, राकेश नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द अपने आप में क्या हुए, एडजेक्टिव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन रही है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होना चाहिए, मच। वेरी नाइस दोस्तों, समझ में आ गई होगी कहानी। टायर्ड, फिर से वही बात, टायर्ड थकना, और टायर्ड हुआ तो यहाँ पर भी क्या यूज़ किया आपने, मच, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, विशाल फाउंड इंटरेस्टिंग बुक। बुक अपने आप में नाउन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका एडजेक्टिव बन रहा है, इसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ी आपको, अरे भाई वेरी की, ठीक है। आ जाओ अगले सेंटेंस में, ही हैज़ गुड। अब ये गुड अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव ही तो है, लेकिन क्या ये वर्ब से बना हुआ है, नहीं। अब देखो हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में कुछ चीज़ें सीखी थी, पॉजिटिव डिग्री सीखी थी, कंपैरेटिव, और फिर सीखी थी सुपरलेटिव डिग्री। गुड कौन सा शब्द है, अरे भाई पॉजिटिव डिग्री का। तो याद रखें जब भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपको दिया हो, कौन सी डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव अगर दिया हो तो उसके साथ यूज़ होगा वेरी, तो उसके साथ आपको ज़रूरत पड़ी किसकी, वेरी की। लेकिन वहीं पर अगर आपको दिया हो कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री, तो इन दोनों के साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी मच की। विराट कोहली इज़ द बेस्ट, ये रहा अपने आप में कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और इस सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से आपको ज़रूरत पड़ी किसकी, मच। विराट कोहली इज़ मच द बेस्ट क्रिकेटर। यस, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, और बहुत बार एग्ज़ाम में यहाँ पर ब्लैंक दिया जाता है और बच्चे नहीं फिल करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वेरी लिख देते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। फिर लिखा हुआ है शॉक्ड, तो शॉक अपने आप में क्या है, आप देखो सुना होगा, शॉक, शॉक्ड, शॉक्ड, शॉकिंग, वर्ब है अपने आप में, ईडी लगा हुआ है, क्या बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव। अरे भाई ही के लिए तो यूज़ हुआ है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ज़रूरत पड़ी आपको किसकी, ही वॉज मच शॉक्ड, ही वॉज वेरी शॉक्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन ये गलत है, गलत है। क्यों गलत है, अभी अभी आपने कंसेप्ट सीखा। ज़रूरी नहीं जो लोग बोलते हैं या फिर जो आप सुनते हो वो सही हो, ठीक है। आप ग्रामर के रूल्स के हिसाब से चलोगे, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम आपसे पूछता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। आई होप द क्लास वॉज वंडरफुल गाइज, ठीक है। और मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में बहुत सारा मज़ा आने वाला है, सिर्फ प्रैक्टिस होगी और बहुत सारे नए यूसेज होंगे। लाइक आई गारंटी कि बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है दोस्तों। तो इट वॉज वंडरफुल मीट यू ऑल अगेन, गुड नाइट, टेक केयर।